अ, आज के इस जीआईएस डेटा विश्लेषण के अवलोकन इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। मैं के शिवा रेड्डी, वैज्ञानिक अभियंता भू सूचना विभाग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून से आज आप ये व्याख्यान लूँगा। उम्मीद है ये व्याख्यान आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। व्याख्यान शुरू करने से पहले हम इस व्याख्यान का उद्देश्य और हम इससे क्या परिणाम अपेक्षित करते हैं, ये मैं इस स्लाइड में आपको बताना चाह रहा हूँ। हम जो स्थानिक डेटा है, मतलब जो जीआईएस डेटा है, ये कैसे इसकी पुनर्प्राप्ति कर सकते हैं, इसका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, वर्गीकरण और पुनर्वर्गीकरण जो हम इस विस्तार से आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे। और ऐसे कौन से मापन संचालक हैं जिनको हम जीआईएस में यूज़ करके डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है, इन चीज़ों को समझना हमारा उद्देश्य है। और इस व्याख्यान के अंत में हम अपेक्षित है कि आप भी अपने दिमाग में ये रख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आप इस व्याख्यान को पूरा सुनने के बाद और समझने के बाद आप क्या क्या जवाब देने में सक्षम होंगे। तो आपको अंत में ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता होगा कि स्थानिक डेटा विश्लेषण क्या होता है, क्यों, इसका महत्व क्या है, इसके घटक क्या हैं, ये इसके किस तरह के संचालन, विविध संचालन जो जीआईएस में उपलब्ध हैं, किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और स्थानिक डेटा विश्लेषण करने की विधि और इसको करने के जो टूल्स हमारे जीआईएस में उपलब्ध हैं उनके बारे में आपको जानकारी रहेगी। तो हम व्याख्यान शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा प्रश्न ये है कि स्थानिक डेटा विश्लेषण होता क्या है, या इसे स्थानिक डेटा विश्लेषण कर लीजिए या जीआईएस डेटा विश्लेषण कर लीजिए, ये होता क्या है। तो ये स्थानिक डेटा विश्लेषण या स्थानिक विश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे आवश्यकता के अनुसार हम डाटा से जानकारी निकालते हैं, है ना। जानकारी डेटा क्या है, डेटा बहुत सारे मापन हैं, बहुत सारे गुण हैं, उनके करस्पॉन्डिंग माप हैं, उनके संबंधित माप हैं। तो इन सब बस जब हम इनसे कोई सार्थक जानकारी बाहर निकालते हैं, तो उस जानकारी को निकालने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम स्थानिक विश्लेषण कहते हैं। तो विश्लेषण किस तरह के हो सकते हैं? विश्लेषण हो सकते हैं जैसे स्थानिक प्रश्नों को हल करना। स्थानिक प्रश्न ये हो सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, या फिर अगर मुझे आवश्यकता है कि ऐसा जो सड़क के पास कोई भवन है या नहीं, हॉस्पिटल कहाँ पे हैं, तो इस तरह की प्रश्नों को हम स्थानिक प्रश्न कहते हैं। और इन स्थानिक प्रश्नों को हल करने के लिए जो हमारा जीआईएस विश्लेषण के विभिन्न टूल्स हैं वो आपकी मदद करते हैं। इसी तरह नेटवर्क विश्लेषण मतलब जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस तरह से जाएं, या फिर आप नेटवर्क विश्लेषण किस तरह देख सकते हैं कि अगर आपको जल का प्रभाव कराना है या आपको पेयजल पहुंचाना है घरों तक, तो कौन से नेटवर्क के थ्रू जाएगा। सिमिलरली बहुत रोज़मर्रा की चीज़ों में अगर आपको रेलवे का नेटवर्क बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है, जिसमें कि जैसे हमारे अगर रेलवे की बात कर रहे हैं तो रेलवे के इंजन के क्षमता के अनुसार उस नेटवर्क को बनाया जा सके, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हर नेटवर्क में अलग अलग तरह की बाधाएं या फिर अलग अलग तरह के परिस्थितियां होती हैं, जिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमें नेटवर्क विश्लेषण करना होता है। तो इसके लिए आप जीआईएस को यूज़ कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे बिंदु के रूप में हमारे पास डेटा होता है ना। तो जैसे हमने अलग अलग जगह की ऊंचाई नाप ली, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर हजारों जगह के लिए हम अगर एक शहर में एक अपने विषय में अगर अध्ययन करने जा रहे हैं, तो अध्ययन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कुछ बिंदु एकत्रित करते हैं, लेकिन उन बिंदुओं से हमें उनकी ऊंचाई प्राप्त होती है। लेकिन हमारी असल आवश्यकता होती है कि हम उससे सतह बनाएं। तो बिंदु से सतह बनाने का ये निर्माण, ये भी एक क्योंकि वो सतह हमें ज़्यादा जानकारी देगी, ना कि एक एक बिंदु।
इसी तरह अंत में कई बार हम भविष्यवाणी करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि अगर अगले समय में क्या होगा, अगर कुछ परिस्थितियां बदल जाएं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, या फिर उस जो भौगोलिक परिस्थितियां किस तरह बदल सकती हैं। तो इसके लिए भी हम स्थानिक डेटा विश्लेषण का यूज़ करते हैं। तो स्थानिक डेटा विश्लेषण बहुत टाइप के हो सकते हैं। अगर आप सार में समझना चाहें तो ये ऐसी विश्लेषण करने की वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम डेटा से जानकारी बाहर निकालते हैं। अगर इनके घटक देखेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका होना जरूरी है, जिनसे स्थानिक डेटा विश्लेषण बनता है, तो इसमें सबसे सबसे जरूरी चीज़ जो है स्थानिक डेटा खुद है। अगर आपके पास स्थानिक डेटा नहीं है, स्थानिक डेटा मीन्स जो मतलब ऐसा डेटा जिसमें आपके पास स्थान की भी जानकारी हो, स्थानिक डेटा अगर आपके पास नहीं है तो हम स्थानिक डेटा विश्लेषण नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम हमें स्थानिक डेटा चाहिए। उसके बाद हमारे कंप्यूटर में जीआईएस या स्थानिक डेटा विश्लेषण करने की क्षमताएं वाला ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, है ना। तो जीआईएस क्षमताएं हमारे कंप्यूटर में होनी चाहिए। तीसरा, जो कि कई बार हम चूक जाते हैं कि हमारी अपेक्षा या हमारी आवश्यकता क्या है। ये भी अगर आप स्थानिक डेटा विश्लेषण करने बैठे हैं, आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, आपके कंप्यूटर में जीआईएस क्षमताएं भी अपार हैं, आपके पास डेटा भी है, लेकिन अगर आपको क्या चाहिए, आपकी अपेक्षा क्या है विश्लेषण से, आपकी उद्देश्य क्या है, अगर ये आप सही तरीके से स्पष्ट नहीं हो तो स्थानिक डेटा विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उपयोगकर्ता की या फिर स्थिति की रिक्वायरमेंट की और क्या कहना चाहिए, आवश्यकता क्या है, उसे हम अपेक्षा कह रहे हैं, ये भी हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से पता होना चाहिए, तब जाके हम स्थानिक डेटा विश्लेषण कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास जीआईएस क्षमताएं हैं तो उस जीआईएस क्षमताएं में भी हमें ये देखना होगा कि जो हमें जिस तरह की विश्लेषण की आवश्यकता है, जो कि हमारे अपेक्षा पे निर्भर करती है। यूँ तो हो सकता है कि हमारे जीआईएस में बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत सारे विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से क्या वो टूल्स या एल्गोरिदम हमारे पास अवेलेबल हैं, या फिर अवेलेबल टूल्स इन अपेक्षित विश्लेषण करने में सक्षम है। तो ये भी एक घटक है। अगर ये चारों चीज़ अगर हैं और अंत में हमारे पास विजुअलाइजेशन टूल, मतलब एक ऐसा टूल या उपकरण होना चाहिए जिसके द्वारा हम देख सकें हमारे जो भी परिणाम आ रहे हैं विश्लेषण के, उसको दिखाया जा सके। तो विजुअलाइजेशन टूल उसके लिए आवश्यक है। अभी फिर से मैं एक बार पुनः दोहराना चाहूँगा। हमने हमें समझ लिए कि स्थानिक डेटा क्या होता है, विश्लेषण क्या होता है, उसके घटक क्या हैं। अब हमें समझने की जरूरत है कि इसका उद्देश्य अगर सीधे शब्दों में या बहुत संक्षिप्त में कहना चाहें तो स्थानिक डेटा का उद्देश्य है डाटा से सार्थक जानकारी प्राप्त करना। तो जानकारी तो प्राप्त करनी है, वो सार्थक भी होना चाहिए। और कैसे हम बताएं एक जानकारी सार्थक है या नहीं है, वो उस चीज के लिए एक जानकारी को सार्थक या नहीं सार्थक ये बताने के लिए हमें जरूरी है कि हमें अपनी अपेक्षा, हमारी जरूरत या हमारी आवश्यकता पता हो। तो हमारी आवश्यकता के हिसाब से कोई जानकारी कभी सार्थक हो सकती है और कभी सार्थक नहीं हो सकती है। तो इसलिए अगर हम अपेक्षा जानते हैं और उस अपेक्षा के हिसाब से सार्थक जानकारी निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम स्थानिक डाटा विश्लेषण कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्थानिक संचालन के प्रकार, संचालन या इसको ऑपरेटर कह लीजिए, तो किस तरीके से हम स्थानिक डेटा संचालन जीआईएस के विश्लेषणात्मक कार्य करने के लिए हमें किस तरह की संचालकों की ज़रूरत होती है। तो इसमें एक है वर्गीकरण, है ना। तो वर्गीकरण उनमें से एक कड़ी है। वर्गीकरण मतलब हम आगे आने वाले स्लाइड में वर्गीकरण को भी डिटेल में देखेंगे। तो वर्गीकरण एक है, मापन है, पुनर्प्राप्ति है ना, तो वर्गीकरण के लिए हमारे पास कुछ संचालक हैं जो वर्गीकरण में मदद करते हैं। कुछ संचालक हैं जो हमें मापने में, मापन मीन्स मतलब ये कि नापना, नापने में मदद करते हैं। पुनर्प्राप्ति के लिए मदद करते हैं वर्गीकरण के लिए। इसी तरीके से ओवरले है। ओवरले जब जो दो एक ही स्थान से संबंधित अलग अलग
डेटा को जब हम इकट्ठे करके विश्लेषण करते हैं तो उसे ओवरले कार्य कहते हैं। इसी तरह पड़ोस पड़ोस या फिर नेबरहुड कह लीजिए, पड़ोस में ये होता है कि हमें डाटा के स्थान के आसपास की चीज़ों से भी एक जो रिलेशन है या रिश्ता है उसके हिसाब से जब हम ऑपरेशन करना चाहते हैं तो उसे नेबरहुड या पड़ोस के कार्य कहते हैं। और इसी तरह कनेक्टिविटी कार्य करने के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये विभिन्न तरह के संचालक हैं जो आगे आने वाले स्लाइड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम देखिए मापन, मापन मतलब सिंपल साधारण शब्दों में कहें तो मापन या फिर नापना। हम क्या नापते हैं? हम दूरी नाप सकते हैं, हम लंबाई नाप सकते हैं, हम क्षेत्रफल नाप सकते हैं। अगर कोई ऐसा शेप है, ऐसा आकार है जैसे कि बिंदु से ऊपर हमारा हो गया पॉलीगन हो गया या लाइन हो गई या रेखा हो गई, तो इनका हम लंबाई नाप सकते हैं। अगर पॉलीगन है तो हम इसका क्षेत्रफल नाप सकते हैं। ऐसे ही हम इसकी परिधि नाप सकते हैं। तो कई बार वेक्टर और रास्टर डेटा आगे आने वाले स्लाइड में हम विस्तार से देखेंगे। उनका सेंट्रॉइड मतलब केंद्र बिंदु हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम इसमें नाप सकते हैं। ऐसी सभी ज्यामिति आधारित गणना हम मापन के जो हमारे संचालक हैं वो इन सबको नापने में हमारी मदद करते हैं। कुछ उदाहरण है, जैसे दो बिंदुओं के बीच औसत दूरी का पता लगाएं, जनसंख्या घनत्व का पता लगाएं। ऐसा हो सकता है कि कई बार हमारे पास बहुत सारे बिंदुएं हैं और हर बिंदुओं के बीच में अलग अलग दूरी हैं, लेकिन हमारे लिए जो सार्थक जानकारी है कि औसत दूरी कितनी है दो बिंदुओं के बीच, है ना। तो ये हमारा तो ये ऐसी चीज़ें हम मापन जो संचालक हैं उनको यूज़ करके कर सकते हैं। जनसंख्या घनत्व का पता लगा सकते हैं। तो अंत में ये सब चीज़ें मापन में ये चीज़ जानना जरूरी है कि मापन केवल हम ज्यामितीय माप ही कर सकते हैं। तो इसमें हम और कोई तरह की मापन नहीं करते, ये पूरी तरह ज्यामिति है। तो इसलिए स्थानिक डेटा का होना बहुत जरूरी है। स्थानिक डेटा पे ही ये ज्यामितीय मापन हो सकता है। मापन को और विस्तार से अगर हम दें तो दो बिंदुओं की दूरी हम पाइथागोरस की फार्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। और न्यूनतम दूरी अगर निकालना है तो यदि एक या दोनों बिंदु नहीं है, तो जैसे आप नीचे उदाहरण में देख रहे हैं, जैसे इनके बीच हमें निकालना है दूरी, तो इसमें तो बहुत सारे बिंदु हैं, जबकि हमारे जो अलग अलग थ्योरम है या फार्मूला है, जो सूत्र हैं जिनके आधार पे हम दूरी निकालते हैं, वो कैसे इतनी सारी बिंदुओं के बीच दूरी कैसे निकालेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूनतम दूरी। इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ दूरी बहुत ज़्यादा है, बट हम कह रहे हैं न्यूनतम दूरी निकालेंगे, तो न्यूनतम दूरी बहुत कम है। तो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना आसान है, बट जब बिंदु नहीं है और अगर या फिर ऐसे इस तरह की ज्यामिति हैं जहाँ पे केवल दो बिंदु नहीं है, बहुत सारी बिंदु हैं, तो उनमें से हम सभी ऐसी बिंदुओं को चयन कर सकते हैं जिसमें न्यूनतम दूरी हो। तो इस तरह से मापन होता है। यहाँ देखेंगे ये दो बिंदुओं की दूरी सीधे निकाली जा सकती है। इन तरीके में क्या, इन बिंदुओं की दूरी हम सीधे नहीं निकाल सकते, है ना। तो अलग अलग दूरियां निकाल के इन्हें जोड़ना होगा, तब जाके हमें बिंदुओं के बीच दूरी निकलेगी। इसी तरह जैसा आपने पहले ही विदित है आपको कि जीआईएस में रास्टर और वेक्टर डेटा होते हैं, तो रास्टर में कैसी दूरियां निकाली जाएं। वेक्टर में तो फिर भी हमने समझा दिया कि अगर पॉइंट है, पॉइंट के बीच में दूरी निकाल दीजिए। लाइन है तो लाइन में भी आप न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं, पॉलीगन में भी न्यूनतम दूरी निकाल सकते हैं। पर आप रास्टर में क्या करेंगे, तो इसमें भी रास्टर मापन में भी आप देखेंगे हमें दूरी निकालनी है, क्षेत्र का आकार या फिर कह लीजिए क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको दूरी निकालने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो है कि उस रास्टर का रिजोल्यूशन क्या है, और जिस बिंदु से, जिसे हम एंकर बिंदु कर रहे हैं, जिस बिंदु से हम दूरी निकालना चाह रहे हैं। तो एक तो जो सेल होते हैं रास्टर में, सेल का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल के स्थान से हम जिस बिंदु से हम उसकी दूरी निकालना चाह रहे हैं उसके लिए साथ ही साथ रिजोल्यूशन, ये दोनों से ये उत्पन्न होता है। व्युत्पन्न या फिर आप कह लीजिए डेराइव। तो व्युत्पन्न होना मतलब इन दोनों को उपयोग करते हुए हम सेल का स्थान निकालते हैं। वैसे ही क्षेत्र का आकार निकालना हो या क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जितने से
हर सेल का जो आकार है क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्र में सभी सेल का आकार और ये कहिए क्षेत्रफल बराबर होता है। तो तो सेल के एक सेल के आकार को जितनी संख्या हमारे सेल की है उनसे जब आप गुना करेंगे तो आपको पूरी अध्ययन स्थान का आप क्षेत्रफल या क्षेत्र का आकार निकाल सकते हैं। इसी तरह जब दूरी निकालनी होती है दो सेल्स के बीच में, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्र में सभी चीज सेल्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जब आप दो सेल्स के बीच में आपको दूरी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, ये दूरी उन सेल्स के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। जो सामान्य दूरी निकालने का फॉर्मूला है उसी को यूज किया जा सकता है, बट हम करते क्या है, क्योंकि सेल एक सेल बिंदु नहीं है तो सेल के मध्य बिंदु, दो सेल के बीच में दूरी दोनों सेल के मध्य बिंदुओं के बीच के दूरी में फार्मूला लगाकर हम इसे हल कर सकते हैं। ये अगला उदाहरण है। आपको पता है कि जब हम कहते हैं कि अगर आप कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो x और y की वैल्यू इतनी है, लेकिन हमें पता है सेल का रिजोल्यूशन कितना है, और उस हिसाब से हमें जब दूरी निकालनी है किसी भी अगले इससे यहाँ से इसका, तो अब मध्य बिंदु का हमें वो भी निकालना होगा कि इसका स्थान क्या है। तो इसके लिए हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी। तो ये निकालने के लिए ज़रूरी है कि रिजोल्यूशन यहाँ से यहाँ की दूरी अगर हमें पता है तो मध्य बिंदु की दूरी आधी होगी। तो इसलिए हमेशा रास्टर में सेल का रिजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, और एंकर पॉइंट जिसकी हमें एंकर उस पॉइंट ऐसे बिंदु जिसका हमें कोऑर्डिनेट पता हो। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट पता है तो इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, रिजोल्यूशन के हिसाब से हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और किसी भी सेल का स्थान अगर हम पूछा जाए तो हम उनके चारों कॉर्नर का अलग अलग स्थानीय कोऑर्डिनेट हो सकता है, बट हम हमेशा उसके मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट से उसे निर्देशित करते हैं। अब ये डाटा पुनर्प्राप्ति, इसे आप अंग्रेजी में रिट्रीवल भी कहते हैं। तो डाटा पुनर्प्राप्ति में ऐसे टूल्स हमें जीआईएस में दिए गए हैं जिसका उपयोग करते हुए हम डेटा को अलग अलग तरीके से, पुनर्प्राप्ति मीन्स एक बार हमने डाटा को वहाँ संजो के रख लिया, अब उसके बाद जब हम उस अलग अलग डाटा, क्योंकि डाटा को हम जब उपयोग करेंगे तो कैसे उसकी पुनर्प्राप्ति की जाए, इसके लिए डाटा की खोज की सुविधा होनी चाहिए कि हम डाटा में से कुछ ऐसी चीज़ें खोजनी चाह रहे हैं। तो खोजने के लिए हमें अलग अलग डाटा के टूल होने चाहिए। हमें पूरा डेटा नहीं, डेटा में से कुछ चीज़ें चाहिए। तो डाटा में कैसे खोज किया जाए उसकी सुविधा होनी चाहिए। तो डाटा की खोज की सुविधा हम गुण के मान या गुण के वैल्यू पे कर सकते हैं, या फिर स्थान के हिसाब से हम डाटा को डाटा में खोज कर सकते हैं। तो इसकी सुविधा होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे, अगर मुझे 0.1 मिलियन या फिर से 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों को ढूंढना है, तो अब मुझे क्या होगा, शहर की जो गुण है, जो आबादी वाला गुण है, उसकी जो मान है, वो ऐसे शहरों का चूज करना है जिसके गुण को, आबादी वाले गुण का मान 0.1 मिलियन या कहिए 1 लाख से ज़्यादा है। ऐसे ही हमें अगर पता करना है, अगर हमारे पास भारत का मैप दिया हुआ है तो हमें क्या, बेसिकली भारत की सीमा की लंबाई निकालनी है, मतलब हमें परिधि निकालनी है। अगर हम भारत के मैप को पॉलीगन माने तो हमें परिधि का गुना करना है। तो ये जो परिधि वाली जो दूसरा प्रश्न है या उदाहरण है, ये स्थान के आधार पर हम यहाँ पे खोज कर रहे हैं, और यहाँ पे पहला जो है ये हम गुण मान के हिसाब से हम खोज कर रहे हैं। ये पुनर्प्राप्ति हो गई। अब स्थानिक चयन प्रश्न या फिर स्थानिक चयन क्वेरी, या जो हम कहते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के चयन प्रक्रिया जीआईएस में होती हैं। एक हम कहते हैं इंटरैक्टिव ऐसा है जिसमें आप अपने माउस और कर्सर के साथ उपयोग करते हुए आप कुछ चीज़ें से जो गुण तालिका है उसमें कुछ आपने चयन किया, तो स्वतः ही जो आपका मैप है या फिर जो मानचित्र है उसमें भी उससे संबंधित जो फीचर्स हैं या फिर जो लोकेशन है या फिर जो स्थान है वो खुद ही चयनित हो जाते हैं। तो ये इंटरैक्टिव है। और ऐसे ही उल्टा भी हो सकता है, अगर आपने मानचित्र में कुछ चयन किया है तो वो आपको गुण तालिका में भी दिखने लगेगी। दूसरा है गुण, हम कुछ ऐसे
शर्त लगाते हैं, गुणों का उन शर्तों को जो शर्तें जिन पे लागू होती है उस शर्तों के हिसाब से हम स्थानिक चयन करते हैं। तो इसके लिए हम तार्किक ऑपरेटर या फिर कह लीजिए लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, वैसे ही कई ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक या दो से अधिक ऑपरेटर या फिर संचालकों को जोड़ते हुए विश्लेषण करना होता है। तो ये स्थानिक चयन प्रश्नों का हल पाने के लिए हमें हमारे पास एक तरीका है इंटरैक्टिव, दूसरा तरीका है गुण शर्तों के आधार पर, और तीसरा है स्थलाकृतिक संबंधों का उपयोग कर स्थानिक चयन करना। स्थलाकृतिक संबंध मतलब कि आगे फिर से हम ज्यामिति पे निर्भर करने लगे हैं। तो ये तीसरा तरह का जो तरीका है स्थानिक चयन प्रश्नों को हल करने का, उसमें आप क्या है उन फीचर का चयन करना चाहते हैं जो चयन वस्तुओं के अंदर हैं। सो हमने कुछ वस्तुओं को चयन कर लिया, उन चयनित वस्तुओं के अंदर आने वाले फीचर्स को हम चयन करना चाहते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा चयन तरीका ये है कि एक दूसरे को काटती हैं, है ना, जो एक दूसरे को काट रही हैं, ऐसे सभी फीचर्स को हमें चयन करना है। अगर हमें अपने चयनित वस्तुओं के निकट आने वाली एक निश्चित दूरी या फिर एक निश्चित हम पड़ोस का जो संबंध है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम फीचर्स का चयन कर सकते हैं। और तीसरा दूरी के आधार पर, तो हम सभी नज़दीक दूरी वालों को, अगर एक फीचर हमारा है उसके नज़दीक जितने फीचर हैं और हम बता सकते हैं 100 मीटर 200 मीटर, जैसे हमने आने वाले उदाहरण में हम देखेंगे। तो 3 तरीके हैं। तो अगर संक्षिप्त में कहें तो 3 तरीका है जिससे हम स्थानिक चयन प्रश्नों का हल कर सकते हैं, जो आमतौर पर सभी GIS सॉफ्टवेयर में ये आपको उपलब्ध मिलेंगी। सो एक है इंटरैक्टिव, एक है गुण शर्त आधारित और दूसरा है स्थलाकृतिक आधारित। जैसे इंटरैक्टिव जो मैं आपको बता रहा था, इसमें हुआ है कि अगर मैंने मानचित्र में कुछ चीज़ों को चयन किया तो स्वतः ही उससे संबंधित जो गुण तालिका हैं उनमें उसके गुण भी चयनित हो जा रहे हैं। इससे क्या होता है, इसी तरह उल्टा भी कर सकते हैं। कई बार आपको पता है कि हाँ मुझे ये गुण वाले फीचर्स चयन करने हैं, तो आप उन गुण को गुण तालिका में से चयन कीजिए और स्वतः ही आप देख सकते हैं कि ये जो गुण है, ये जो चीज़ें दिख रही है जिसका क्षेत्रफल 149 है, तो ये कहाँ है। तो आप जैसे ही यहाँ आपने चयन किया, आपको यहाँ पे वो जैसे हमारे मानचित्र में ये लाल कलर में उभर के सामने आ गया। तो इसलिए इंटरैक्टिव जो टूल्स हैं ये हमारी बहुत मदद करते हैं कि हम दोनों चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, मानचित्र को और गुण तालिका को। अब गुणों के आधार पर चयन करने स्थानिक चयन जो हम करते हैं, इसके लिए एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। जिस तरह C, पाइथन, बाकी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, उसी तरह एसक्यूएल एक ऐसी भाषा है जो उसको यूज़ करते हुए हम गुणों पे या गुणों के गुण तालिका पे चयन शर्त लगाते हुए हमें चयन शर्त जो हमें परिभाषित करना होता है, तो कोई भी शर्त या कोई भी चीज़ जो हम एक दूसरे से साझा करना चाहते हैं, और इस केस में हम साझा करना चाहते हैं कंप्यूटर के साथ, तो यहाँ पे गुणों पे शर्त लगाने के लिए हम एसक्यूएल भाषा का उपयोग करते हैं। और जब हमने शर्त लगाई तो GIS टूल्स उन शर्तों के आधार पर जब उन शर्तों को, उन प्रश्नों को हल करते हैं, तो अंत में जो परिणाम मिलता है उसे हम मानचित्र और गुण तालिका दोनों पर प्रदर्शित करते हैं। इसका सिंटैक्स कह लीजिए या फिर भाषा का व्याकरण कह दीजिए। तो सिंटैक्स वैसा ही है जैसे आमतौर पर हम जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें जो व्याकरण होता है, उसी तरह कंप्यूटर में हम जो भाषा यूज़ करते हैं उनका भी व्याकरण होता है। उस व्याकरण को सिंटैक्स कहा जाता है। तो अगर व्याकरण सही होगा अगर हम व्याकरण को सही तरीके से समझ सकते हैं, तभी हम किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं हमारी अभिव्यक्ति करने के लिए। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर को कोई
कार्य देना चाहते हैं तो उसकी भाषा समझनी जरूरी है। और भाषा का सबसे मूल जो सबसे क्या करना चाहिए, नींव है, वो है उसका व्याकरण, है ना। तो यहाँ पे जीआईएस में अगर आपको एसक्यूएल यूज करना है तो एसक्यूएल का सिंटैक्स समझना होगा। और ये एसक्यूएल का ये सिंटैक्स है जब आप रिलेशनल ऑपरेटर या संचालक यूज करते हैं जो चीज़ों के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो इसमें ये बहुत सीधे हैं जो हम आमतौर पे गणित में भी यूज करते हैं। जैसे ये जो अगर आप संचालक यूज करेंगे, इस प्रतीक का मतलब है से कम। सो कम, बराबर, अधिक या बराबर, वैसे ही ये अधिक या बराबर है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है, इसका मतलब है बराबर नहीं। सो जब आप इस तरह के प्रतीक यूज करेंगे इसका मतलब है बराबर नहीं। और इसका उदाहरण है, अगर कोई फील्ड है, जो आप जानते हैं कि जो विभिन्न गुण होते हैं उन गुण के नाम को हम फील्ड कहते हैं, तो उस फील्ड का नाम बता दीजिए। जैसे हमने कहा आबादी, और आबादी फिर एक मान रख दिया कि हम चाहते हैं आबादी 7,000 से कम हो, तो यहाँ पे मान पे 7,000 आ जाएगा। तो ये इसका सिंटैक्स है। और इस सिंटैक्स को अगर आप उपयोग करेंगे तो आप आसानी से गुण आधारित स्थानीय चयन की प्रक्रिया है उसको आप कंप्यूटर से करवा पाएंगे। सो अब हम देखते हैं कि कैसे इस सिंटैक्स को यूज होता है। तो अब आप देखिए, अगर मुझे ऐसे सभी क्षेत्र मानचित्र में चयन करने हैं जिनकी आबादी 7,000 से कम है, तो मुझे जो कंप्यूटर को देना होगा, ये लिखना होगा कि जिसकी आबादी 7,000 से ज़्यादा है। तो जब मैं लिखता हूँ ऐसा कि आबादी 7,000 से ज़्यादा या 7,000 से ज़्यादा आबादी, तो होगा क्या, वो सभी क्षेत्र चयन हो जाएंगे जहाँ पे आबादी 7,000 से ज़्यादा है। अब ऐसे ही हम पहले चर्चा कर रहे थे कि एक तो हो गया रिलेशन ऑपरेटर या फिर रिलेशनल संचालक, वैसे ही होते हैं तार्किक या लॉजिकल ऑपरेटर। तो तार्किक, आगे फिर से हम देखते हैं इसके व्याकरण में इसका सिंटैक्स क्या है। तो एक है एंड ऑपरेटर, AND, एंड लिखते हैं हम। तो एंड का मतलब है अगर दोनों सही हैं, अगर हम दो शर्त रख रहे हैं, अगर दोनों शर्त सही साबित होते हैं तभी ये जो तार्किक ऑपरेटर है ये सही देगा। अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कोई एक भी शर्त गलत होती है तो ये जो ऑपरेटर भी गलत हमें रिटर्न करेगा। ऐसे ही और ऑपरेटर है OR। इनमें से क्या है, अगर ये भी इन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं या फिर बाइनरी तार्किक ऑपरेटर कहते हैं। इसमें भी हमें दो शर्त हैं, अगर दोनों में से कम एक शर्त अगर सही है तो ये सही हो जाता है। ऊपर एंड में क्या होता है, दोनों शर्तें सही होनी चाहिए तभी सही होगा, उसके अलावा सभी केस में वो गलत या नहीं रिटर्न देगा। जबकि और में क्या है, दोनों में से कोई एक भी अगर सही होते हैं तो ये सही कहलाता है। और नॉट जो है ये एकल ऑपरेटर है, इसका मतलब केवल एक ही शर्त पे लगता है। तो अगर कोई गलत है तो उसको सही कर देगा, सही को गलत कर देगा, राइट। तो जब हम चीज़ों को उल्टा करना चाहते हैं, गलत, जब हमारी कुछ शर्त ऐसी है जिसमें कुछ चीज़ें के सही ना होने पे हम कुछ करना चाहते हैं तो हम नॉट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। और ऑपरेटर ऐसा है जब हमारे पास दो शर्तें हैं, दोनों में से कोई एक भी शर्त अगर हमारी सही होती है तो हम उस कार्य को करना चाहते हैं तो हम और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। एंड ऑपरेटर बहुत ही ऐसा ऑपरेटर है, वो तभी हम यूज करेंगे जब दोनों के दोनों जो शर्त हैं, दोनों के दोनों शर्त सही हो और दोनों के दोनों शर्त की सहमति हो। तो इसका उदाहरण नीचे देखते हैं, ये सिंपल है, इसमें हमने तार्किक ऑपरेटर यूज नहीं किया है। अब नीचे आते हैं, इसमें यह कहा गया है या तो क्षेत्रफल इतने से कम हो या फिर लैंड यूज 1 हो। और ये तो इसको दोनों को जोड़ने के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर क्षेत्रफल इससे कम है और लैंड यूज 1 है, दोनों एंड मतलब और दोनों हैं, तभी हम उस जो फीचर है उसकी चयन करेंगे। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कर रहे हैं, सेम चीज आप देखेंगे तो लैंड यूज अगर फॉरेस्ट है और क्षेत्रफल 4 से कम है, तो इस दूसरे वाले में क्या होगा, ये ऐसी समग्र शर्तें हैं जिसमें इन शर्तों को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसमें शर्त ये है, ये एक है, अगर दोनों के दोनों सही, दोनों में कोई एक भी सही है तो हम उसका चयन कर लेंगे।
अब अंत वाला नकारात्मक शर्त है या नॉट ऑपरेटर है, ये बहुत सिंपल है। इसका ये है कि हमें ऐसी सभी फीचर्स का चयन करना है जो जंगल नहीं है। अगर मान लीजिए हम कुछ विकास का कार्य करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जंगलों को हम या वन को हम ना छुएं, तो उस केस में आप नॉट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। हम देख रहे हैं एक गुण शर्त ये है कि क्षेत्रफल 100 से ज़्यादा होना है, एक गुण शर्त ये है कि आबादी 8000 से कम होनी है। अब इन दोनों का संयोजन करना है, दोनों को जोड़ना है, तो हमें एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया एंड। तो अगर आप देहरादून के मानचित्र में देखेंगे, ये वो सभी वार्ड हैं जिनका क्षेत्रफल 100 से ज़्यादा है और आबादी 8000 से कम है। तो और आप बाकी, इसका मतलब ये हुआ ये सभी वार्ड ऐसे हैं जो चयनित नहीं हुए हैं, जिनका या तो आबादी 8000 से ज़्यादा है या तो क्षेत्रफल 100 से कम है, तो उनका चयन नहीं हुआ। जिनका क्षेत्रफल 100 से ज़्यादा है और आबादी 8000 से कम है, उनका चयन होगा, क्योंकि दोनों के दोनों शर्त, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, दोनों के दोनों शर्त सही होने चाहिए। तो इन सभी चयनित वार्ड्स जो हम देख रहे हैं मानचित्र में, ये दोनों की दोनों शर्तों को शर्त में बैठते हैं, इसलिए ये चयनित हुए हैं। अब हमने उसकी जगह अगर और यूज किया तो आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या पूछा, क्षेत्रफल 100 से ज़्यादा या आबादी 8000 से कम। तो इसमें आप देखेंगे पुराने से कम अगर आप तुलना करें तो इसमें क्या हुआ, क्षेत्रफल 100 से ज़्यादा और आबादी 8000 से कम में कुछ चयनित हुए। तो इतने तो अगला जो कंडीशन है, अगला जो शर्त है, इसमें भी तो उतने चयनित होंगे। उसके अलावा भी कुछ ऐसे वार्ड आ गए जिनका क्षेत्रफल 100 से ज़्यादा है, हो सकता है आबादी ज़्यादा हो, और कुछ ऐसे हैं जिनका आबादी 8000 से कम है बट क्षेत्रफल हो सकता है कम हो। लेकिन इसमें क्या है, कोई एक भी शर्त अगर उस वार्ड में सही होती है तो हम उस वार्ड का चयन कर लेते हैं। तो इसलिए आप देखेंगे जब भी हम एंड यूज करते हैं तो हमें हमारा चयन में जो फीचर्स होंगे उनकी संख्या कम होगी, और जब हम और कुछ करते हैं तो उसकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ये कठोर शर्त नहीं है। ये शर्त ये है या तो आप ये कर लें या तो वो कर लें, दोनों ही उसमें शर्तों में आप चयनित हो जाएंगे। और इसमें क्या है, आपको दोनों चीज़ें करनी है, और दोनों चीज़ें अक्सर ये होता है कम जगह पे हो पाएंगी। अब नकारात्मक सिंपल है, अगर मैं कहूँ कि वो सभी वार्ड सेलेक्ट कर लीजिए जिनका नाम राजपुर नहीं है या जो राजपुर नहीं है, तो ये बहुत सिंपल है, राजपुर को छोड़ के बाकी सब चयन हो गए। ऐसे ही कई बार कुछ वार्ड के नाम ही नहीं है, अगर आपको, इसे हम नल कहते हैं। नल का मतलब होता है जिसका मान परिभाषित ही नहीं है, जिसका मान हमें पता नहीं है। एक होता है मान का शून्य होना, एक होता है मान का 10 या 20 होना, या मान की कुछ मान होना, है ना, गुणों का कुछ मान होना। बट एक होता है कि कुछ गुण है, जैसे वार्ड नेम है और हमें कुछ उसमें है ही नहीं, हमने कुछ डाला ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वार्ड का नाम नहीं है, नाम तो है बट हमें नहीं पता, या फिर हमारे डेटा में वो उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को कई बार हमारा उद्देश्य ये होता है कि इन फीचर्स को भी चयन कर लिया जाए ताकि इस डाटा में जो कमी है उसको पूरी की जा सके। तो इनका अगर आपको चयन करना है तो इज ऑपरेटर है, IS है ना, इज नल या इज नॉट नल, ये दो ऑपरेटर यूज करके हम ऐसे सभी वार्ड कुछ का चयन कर सकते हैं जिनका या तो नल है या फिर नॉट नल मान, जिनमें हम कुछ मान हमने डाला हुआ है। तो इनका चयन इसके थ्रू इस सिंटैक्स से किया जा सकता है। ऐसे ही एक बहुत ही अक्सर बहुत ज़्यादा यूज करने वाला संचालक है लाइक, जो हम SQL में यूज करते हैं। और लाइक क्या है, लाइक ऐसा है जब हम बराबर, आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने लिखा वार्ड नेम बराबर राजपुर, है ना, तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम, बराबर की जगह हमें कई बार क्या होता है, हमें शुरू के कुछ जो शब्द हैं वो पता होते हैं, या फिर अंत के या बीच के, है ना। तो अगर हमें ऐसा कुछ चयन करना है जिसमें हमें शुरू का पता है और अंत नहीं पता, तो क्या होगा, वो सभी वार्ड जिनका नाम R और A से शुरू होता है वो चयनित हो जाएंगी। ये परसेंटेज या फिर प्रतिशत वाला जो प्रतीक है, इसको हम उपयोग करते हैं, जिसको उपयोग करते हुए हम वार्ड नेम का चयन कर सकते हैं। तो इसमें RA से चालू होने वाले सभी वार्ड नेम चयन हो जाएंगे। ऐसे किसी भी वार्ड का नाम जो अंत होता है RA से वो चयनित होगा।
और ऐसे सभी वर्ड जिनके बीच में आर और ए रा आता है वो सब चयनित होंगे। तो लाइक ऑपरेटर का उपयोग तब है जब हमें पूरी तरीके से वार्ड का नाम नहीं पता है, या फिर हमारे पास कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसमें नाम उन शर्तों को पे लागू होने चाहिए। तो वो शर्तें लाइक ऑपरेटर से भी हम, या लाइक संचालक से हम लगा सकते हैं। ये तो हमने अभी तक देख लिया कैसे हम गुणों के आधारित शर्तों पे हम चयन करते हैं। अगला चयन जो कई बार हमें करना होता है वो होता है स्थानिक संबंध या स्थान के आधार पर। इसमें कई बार होता है कि हम चाहते हैं कि दो जो फीचर्स हम चयन कर रहे हैं वो असंयुक्त हों, मतलब उनमें कोई जोड़ ना हो, वो कहीं से एक दूसरे से ना मिलते हों। एक होता है एक दूसरे को छूते हों, एक होता है अंशछादन, मतलब एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप होते हैं, या फिर ये ऐसे फीचर जो एकदम समान हैं, या ऐसे फीचर्स जो एक दूसरे के अंदर आते हैं, या फिर ऐसे फीचर जो दूसरे को समाहित करते हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे स्थानिक संबंध हैं। ये चुनिंदा संबंध हैं जिन पे हम विस्तार से आगे आने वाली स्लाइड में चर्चा करेंगे। असंयुक्त मंच का मतलब यह है ज्योमेट्री ना तो स्पर्श करती है और ना ही ओवरलैप होती है, ओवरलैप या फिर एक दूसरे को काटती हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ये जो हैं ये दोनों ज्योमेट्री असंयुक्त ज्योमेट्री कहलाएंगे, क्योंकि इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है, स्थानिक संबंध। छूने का मतलब ज्योमेट्री सीमा पर स्पर्श करती है लेकिन इंटीरियर पे नहीं, या फिर आंतरिक। ये क्या होगा, केवल ये दोनों ज्योमेट्री केवल सीमा पर एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, है ना। इसे हम मीट ऑपरेटर भी कहते हैं, और पहला वाला हम डिसजॉइंट कहते हैं असंयुक्त, और इसे कहते हैं मीट। तो अब अधिकांश जीआईएस सॉफ्टवेयर जिनमें आपका इंग्लिश हिंदी में अनुवाद नहीं है वहां पे आप डिसजॉइंट दे सकते हैं। अगर हिंदी में अनुवाद है तो हो सकता है आपको असंयुक्त और मीट की जगह छूना ये संचालक मिल जाए। तो ये जो ऑपरेटर है, आप देखेंगे आप दो पॉलीगन के बीच में, दो लाइन के बीच में, पॉलीगन और लाइन के बीच में, और पॉलीगन और पॉइंट के बीच में, और लाइन और पॉइंट के बीच में, इन सब के बीच में ये ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं। तो मैं अभी पाँच पाँच मिनट का हम अंतराल लेंगे। इस अंतराल में आप इन प्रश्नों को देखिए और कोशिश थोड़ा अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से कोशिश कीजिए कि आप इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। इसके 5 मिनट बाद जब मैं वापस आऊँगा तो हम इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और फिर आगे की व्याख्यान हम यहाँ वहाँ से जारी रखेंगे।
ठीक है, तो अब अगर हम देखें इन प्रश्नों पे हम गौर करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक विश्लेषण नहीं है ना। तो आप बताएं, आप अगर देखे होंगे नेटवर्क विश्लेषण भी स्थानिक विश्लेषण है, स्थानिक प्रश्नों का हल करना, गुण प्रश्न का हल करना और टिन का निर्माण। सो टिन एक डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल जो हो सकता है आपने पहले की व्याख्यानों में पढ़ा हो, उसका एक प्रारूप है। तो टिन बनाना मतलब हम बिंदु डेटा से सतह का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आप इन देखेंगे चारों के चारों ही स्थानिक विश्लेषण है। इसी तरीके से अगर हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थानिक डेटा विश्लेषण का घटक है, तो चयन मापदंड, विजुअलाइजेशन, टोपोशीट खुद एक डेटा है तो वो भी उसका घटक है। तो इसमें भी सभी के सभी ये तीनों के तीनों आपके विश्लेषण के घटक हैं। एक रास्टर में हम दो सेल के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? उन सेल के बीच की न्यूनतम दूरी, सेल के बीच की अधिकतम दूरी, उनके मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है तीसरा इसका मतलब है हम दो सेल्स के बीच में अगर हमें न्यूनतम दूरी निकालनी है, तो अगर दो सेल अगर आजू बाजू भी हों तो उस अवस्था में क्या होगा, ये जो न्यूनतम दूरी है वो तो शून्य हो जाएगी। इसलिए हम न्यूनतम दूरी की जो सूत्र है उसे ना उपयोग करते हुए हम उपयोग करते हैं मध्य बिंदु को। तो दोनों सेल्स के मध्य बिंदुओं के बीच की दूरी जो हम निकालते हैं वो रास्टर में दो सेल के बीच की दूरी कहलाती है। उसी तरीके से जैसे हमने बताया था लाइक संचालक या लाइक ऑपरेटर का उपयोग करना, तो इसमें वार्ड का नाम जब RA% हमने लिखा है तो इनमें से कौन सा वार्ड चयन होगा। तो आप देखेंगे अगर हम पहला विकल्प देखें तो यहाँ लिखा हुआ है राजपुर। सो ये R कैपिटल मतलब बड़े R और फिर A, यहाँ भी R और A। तो ये पूरी तरीके से हमारी शर्त पे खरा उतरता है, इसलिए हम राजपुर का चयन करेंगे। अब ये जो राजपुर है जिसमें R स्मॉल लेटर में है, जबकि हमारी शर्त में हमने R कैपिटल में लिखा हुआ है, इसलिए दूसरा राजपुर नहीं चयनित होगा। इसी तरह से कारामपुर भी नहीं चयनित होगा, क्योंकि हमें वैसे ही वार्ड चाहिए जिनका नाम कैपिटल R और स्मॉल a से शुरू होता है। तो इस परिस्थिति में केवल पहला विकल्प जो राजपुर का है, जिस विथ कैपिटल जो कैपिटल R उपयोग हुआ है, उसी राजपुर का हम चयन होगा। तो अगले सवाल हम देखते हैं, अगर कौन सा असंयुक्त संबंध के बारे में सही है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प जो असंयुक्त संबंध के बारे में सही है। तो जब हम असंयुक्त कहते हैं या डिसजॉइंट कहते हैं, तो ज्योमेट्री ना तो स्पर्श करती है और ना ही ओवरलैप करती है। ये सही है, ये हमने पढ़ा हुआ है। बाहर से सीमा पर ज्योमेट्री स्पर्श होता है, अगर स्पर्श हो रहा है तो हम उसे असंयुक्त नहीं कह सकते। ज्योमेट्री पूरी तरह से मेल खाती है तब तो हम उसे असंयुक्त कह ही नहीं सकते, और सीमाएं एक दूसरे को काटती हो तब भी हम असंयुक्त नहीं कह सकते। तो जो पहला विकल्प है, ज्योमेट्री ना तो स्पर्श करती है और ना ही ओवरलैप होती है, ये सही उत्तर है। अब इन्हीं विकल्पों को मैंने अगले प्रश्न में भी रखा है। तो निम्नलिखित से कौन सा छूने के रिश्ते के बारे में सही है या फिर मीट रिलेशनशिप के बारे में सही है। तो इसमें मीट का मतलब ही स्पर्श करना होता है, तो पहला विकल्प गलत है। लेकिन अगर ये बाहर से सीमा पर ज्योमेट्री स्पर्श होता है, ये दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तीसरा आप देखेंगे, जब मैल खाती है तो हम उसे छूना नहीं कहेंगे, वैसे ही काटती है तो भी हम उसे छूना नहीं कहेंगे, हम उसके लिए दूसरे ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो अब मैं जो कह रहा था, जब काटती हैं तो हम इसे कहते हैं अंशछादन या ओवरलैप करना, है ना, जो सीमाएं कटती हैं। तो ये अंशछादन जो ऑपरेटर है, ये दो पॉलीगन के बीच में हो सकता है, पॉलीगन और लाइन के बीच हो सकता है, और लाइन के बीच हो सकता है। इसी तरीके से दो ज्योमेट्री को हम समान तब कह सकते हैं जब पूरी तरीके से वो एक दूसरे से मेल खाती हों। तो इसलिए क्योंकि पूरी तरीके से मेल खाना है, तो पॉलीगन और लाइन के बीच में हम समान ऑपरेटर या संचालक का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी तरह से मेल खाना है तो आकार भी मेल खाना चाहिए, क्षेत्रफल भी मेल खाना चाहिए, सब कुछ मेल खाना चाहिए। इसलिए ये केवल पॉइंट और पॉइंट के बीच में, लाइन और लाइन के बीच में, और पॉलीगन के बीच में ही ये ऑपरेटर का उपयोग हम जीआईएस में कर सकते हैं।
ऐसे ही एक अंदर या फिर इनसाइड ऑपरेटर है। तो अंदर ऑपरेटर में क्या है, अगर हम ऑब्जेक्ट बी और ऑब्जेक्ट ए की तुलना करते हैं तो ऑब्जेक्ट बी का चयन किया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए के अंदर है ना। तो अंदर ऑपरेटर या फिर इनसाइड ऑपरेटर जो ऑपरेटर है इसका उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी ऑपरेटर का चयन करना, किसी ऐसे फीचर का चयन करना हो जो किसी अन्य ऑब्जेक्ट या अन्य वस्तु के अंदर हो। तो ये दो पॉलीगन के बीच में हो सकता है। तो ऐसे पॉलीगन का चयन होगा जो दिए गई पॉलीगन के अंदर आता हो। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट बी क्योंकि ऑब्जेक्ट ए के अंदर है तो ऑब्जेक्ट बी का चयन हुआ है। इसका मतलब ऐसी कोई भी पॉलीगन वो पॉलीगन सेलेक्ट होगी जो अंदर है, ना कि बाहर वाली, क्योंकि अंदर होना हमारी शर्त है। अपने अंदर किसी को समाहित करना वो शर्त इस ऑपरेटर में नहीं यूज होता है ना। जो अंदर है वो चयनित होगा। अब दूसरा है समाहित करना। तो समाहित करने में क्या होगा, इसी उदाहरण को अगर हम देखें तो जब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी को समाहित करता है तो ऑब्जेक्ट ए का चयन होगा क्योंकि इसमें अंदर होना नहीं है। अपने अंदर आप किसी को समाहित कर रहे हो तब आपका चयन होगा। तो हम ऐसे वार्ड्स का चयन कर सकते हैं जिसके अंदर स्कूल्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ऐसे वार्ड का चयन करना चाहेंगे देहरादून में जिसके अंदर क्लॉक टावर आता है ना। तो अंदर वाले में क्या हुआ, दूसरी तरह की शर्तें थी। इसमें ऐसी शर्तें हैं जिसमें हम समाहित करने वाले बड़े फीचर को चयन करते हैं जिसके अंदर हमारे जो भी शर्त हैं वो होता हो। जैसे इस उदाहरण में हम बता रहे हैं हमें ऐसे वार्ड का चयन करना है जिसके अंदर क्लॉक टावर आता है। अब ये हम पॉलीगन के अंदर पॉलीगन के बीच में कर सकते हैं, पॉलीगन और लाइन के बीच में कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही पॉलीगन और पॉइंट के बीच में कर सकते हैं। लेकिन उल्टा नहीं हो सकता, पॉलीगन के अंदर पॉइंट हो सकता है, पॉइंट के अंदर पॉलीगन नहीं हो सकता। इसलिए पॉलीगन के अंदर पॉइंट, वैसे ही पॉलीगन के अंदर लाइन, पॉलीगन के अंदर पॉलीगन और लाइन के अंदर पॉइंट हो सकता है। तो ये सभी ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही इस उदाहरण में हमने देखा था पॉलीगन के अंदर पॉलीगन, पॉलीगन के अंदर जा सकता है, पॉलीगन के अंदर लाइन भी हो सकती है ना, और पॉलीगन के अंदर पॉइंट भी हो सकती है। अब इसका उदाहरण को हम थोड़ा सा मानचित्र के रूप में देखते हैं। चयनित वस्तुओं के अंदर आने वाली फीचर्स का चयन करना। तो हमने एक वार्ड का चयन किया है। इस वार्ड के अंदर उन सभी अंदर क्या है, सभी शहरों का या फिर सभी ऐसे बिंदु फीचर्स का हमें चयन करना है जो इस वार्ड के अंदर आते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स हैं। ये हो सकता है कोई स्कूल हो, कॉलेज हो। और अब हमने एक वार्ड का चयन किया। अब इस वार्ड के अंदर आने वाले तो जो चयन हो रहा है वो हम पीले कलर में दिख रहा है। तो हमें अब इनमें से जो स्कूल या बिंदु फीचर्स हैं, इन ऐसे फीचर का चयन करना है जो इस वार्ड के अंदर आते हो। तो आप देखेंगे ये 3 फीचर्स हैं। ऐसे ही अंशछादन होने वाले फीचर का चयन करना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हम क्या चयन करना चाह रहे हैं, हमारे पास वार्ड का मैप मानचित्र है, हमारे पास रोड का मानचित्र है। तो हम वार्ड ए के माध्यम से चलने वाले राजमार्ग, तो ऐसे सभी राजमार्ग जो वार्ड ए के अंदर से गुजरते हैं उनका चयन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिसे हम वार्ड ए कह रहे हैं पहले उसका चयन करेंगे। उसके बाद हम जो ये सड़कें हैं, राजमार्ग हैं, उन सभी राजमार्गों में से कौन सा राजमार्ग जो वार्ड एक से होता हुआ गुजरता है उसका चयन करेंगे। तो आप देखेंगे हमें पीले कलर में यहाँ पे चयन कर रहा हूँ, तो वार्ड यहाँ पे चयनित हो गया। अब ये जो राजमार्ग है, ये राजमार्ग जिसके हमने पीला कर दिया, ये राजमार्ग वार्ड ए से होता हुआ जाता है। तो होता हुआ जाना मतलब काटते हुए जाना। तो ये अंशछादन हो गया या इंटरसेक्शन हो गया। कई बार क्या होता है, रोजमर्रा की आवश्यकता में नहीं, बट कई बार आप जब विकास कार्य करना चाह रहे हैं, कुछ नया चीज बनाना चाह रहे हैं, उस समय हमारे जो चयन की जो शर्तें होती हैं वो कई तरह की शर्तों का संयोजन होता है। तो इस उदाहरण में हम यही देख रहे हैं, हमें उन सभी मुख्य सड़कों का चयन करना है जो हॉस्पिटलों से 200 मीटर से ज्यादा नजदीक है ना। तो हॉस्पिटलों से 200 मीटर से नजदीक वो भी मुख्य सड़क का चयन हमें करना है। तो इसका चयन करने के लिए पहले हमें क्या करना है, अगर हमारे पास भवनों का एक जीआईएस डेटा लेयर है तो उसमें से ऐसे भवन को हमें चयन करना है जो हॉस्पिटल हैं।
जब एक बार हमें हॉस्पिटल मिल जाए तो हॉस्पिटल से 200 मीटर से कम दूरी वाले सभी सड़कों का चयन करेंगे। अब इन सड़कों में से, जैसे आप देख रहे हैं इतनी सारी सड़कें हैं, इन सड़कों में से हमें ऐसे सड़क का चयन करना है जिसका गुण मुख्य सड़क हो। तो हर सड़क मुख्य सड़क हो जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए आप देखेंगे तो पहले हम यहाँ पे गुण चयन कर रहे हैं, फिर टोपोलॉजिकल या फिर स्थानाकृतिक के आधार पर हम चयन कर रहे हैं, उसके बाद फिर से हम गुणों का चयन कर रहे हैं। तो पहला चयन हमने किया गुणों के आधार पर, जिसमें भवनों में से ऐसे भवन जिनके गुण में लिखा हुआ है ये हॉस्पिटल है नाम पे, तो उन हॉस्पिटलों को हमने चयन कर लिया। अब दूसरे उसके बाद इन चयनित हॉस्पिटलों से हमने ऐसे रोड्स को, सड़कों को चयन किया जो 200 मीटर से कम दूरी पे आती हैं। उसके बाद उन चयनित सड़कों में से हमने ऐसी सड़कों का चयन किया जो मुख्य सड़क की वर्ग में आती हैं। तो आप देखेंगे ये जो पीले कलर में सड़कें हैं ये वैसी सड़कें हैं जो मुख्य सड़क है। और यहाँ देखेंगे इतनी सारी सड़कें थीं जो हॉस्पिटलों से 200 मीटर नज़दीक हैं, बट ये बहुत छोटी गलियाँ या छोटे ऐसी सड़कें हैं जो मुख्य सड़क नहीं है। इनमें से जब हमने गुण के आधार पर शर्त लगाई कि ये इनके गुण में मुख्य सड़क होना चाहिए, तो आप देखेंगे ये पीली कलर की जो सड़कें हैं ये बहुत कम हो गई हैं। तो ये ऐसी सड़कें हैं जो जिनके नज़दीक में 200 मीटर से अंदर में आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा। अगला जो है अभी तक के विश्लेषण से अलग है, ये इसे हम कहते हैं वर्गीकरण या पुनः वर्गीकरण। सो इसमें होता क्या है, अगर आप वेक्टर डेटा की बात करेंगे तो गुण के मान के आधार पर हम क्या करते हैं, जो वेक्टर के फीचर्स हैं उनको एक वर्ग में डाल देते हैं। मतलब ये हुआ वर्गीकरण से हम अगर एक गुण में बहुत सारे मान हैं तो हम उद्देश्य पूर्वक उसमें से जो विस्तार है या फिर जो डिटेल है उसको जानबूझकर उद्देश्य पूर्वक हम हटा रहे हैं। तो पहले जैसे आपको हम आमदनी की बात करें तो यह आमदनी बता सकते हैं कि बहुत अधिक आमदनी है, मध्यम आमदनी है, कम आमदनी है। तो हम जब ऐसा कर रहे हैं और जब आमदनी को लिख रहे हैं कि 7,000 प्रति महीना, 8,000 प्रति महीना, तो हम इस पे ज़्यादा डिटेल है। जबकि हम जब इसको 3 वर्ग में बांट रहे हैं तो इनका विस्तार बहुत कम हो जाता है, और ये विस्तार हम जानबूझ के करते हैं। इसी तरह आबादी में आप हर वार्ड की आबादी आप अंकों में स्पष्ट तरीके से लिख सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा विस्तार और बहुत ज़्यादा डिटेल, या जिसे हम विस्तार कहते हैं, में आपके डेटा है। तो उद्देश्य पूर्वक उस विस्तार को हटाया जाता है और इस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है कि जिसे आसानी से हम संयोज के रख सकें। इसी तरीके से रास्टर के केस में हर पिक्सल या हर सेल की एक मूल्य होता है या फिर एक मान होता है। उस मान को जानबूझकर हम अलग अलग वर्ग में, जैसे अगर मान लीजिए मान 0 से 255 तक है तो हमें उसे केवल 10 वर्ग में बांटना है। तो वो उस तरह का काम जब हम करते हैं तो उसे भी वर्गीकरण या पुनः वर्गीकरण कहते हैं। तो जब आप देखेंगे वर्गीकरण और पुनर्वर्गीकरण में कई बार हम चीज़ों में पैटर्न देखने के लिए, स्थानिक पैटर्न देखने के लिए इनपुट में से विस्तार को हटाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पैटर्न हमें मिले, क्योंकि हर चीज़ पूरी तरीके से एक दूसरे से मेल नहीं खाती। लेकिन जब हम उनमें से डिटेल को हटाते हैं तो एक वर्ग में डालते हैं, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें एक वर्ग में आ जाएं। तो इसका उपयोग हम करते हैं कई बार वर्गों की संख्या कम करने के लिए, जिससे विवरण को ख़त्म करने के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा कम कर दें वर्गों की संख्या तो विवरण बहुत कम हो जाएगा। यदि हम बहुत ज़्यादा रखेंगे तो फिर वर्गीकरण का कोई फायदा नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है कि हम जिस डेटा का वर्गीकरण कर रहे हैं वो पहले से ही वो डेटा खुद ही एक वर्गीकरण का परिणाम है। तो इसलिए क्योंकि हम पहले से ही वर्गीकरण किए हुए डेटा पे फिर से वर्गीकरण कर रहे हैं, इसे पुनः वर्गीकरण भी कहा जाता है। कई बार हम अलग अलग प्रणाली के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए एक ही डेटा को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं, और कई बार हम उसके जो विशिष्ट गुणों हैं उसके आधार पर उसको कुछ अलग तरह का कोड असाइन करते हैं।
तो ये भी वर्गीकरण कहलाता है। सो ये एक सीधा साधा उदाहरण है। अगर हम मिट्टी के प्रकार के आधार पर कृषि प्रयोजन के लिए, कृषि के लिए मिट्टी की उपयोगिता और गैर उपयोगिता में पुनः वर्गीकरण करते हैं, तो हो सकता है मिट्टी के प्रकार बहुत से हो, है ना। जैसा कि हम जानते हैं मिट्टी में कई प्रकार की मिट्टियां हो सकती हैं, लेकिन अगर मुझे कपास की खेती करनी है तो कपास के लिए मैं इसे 2 वर्ग में बांट सकता हूं। ये कपास के लिए उपयुक्त है, ये कपास के लिए गैर उपयुक्त है। तो ऐसे तो मिट्टी के डेटा में बहुत सारे गुण थे, मिट्टी के प्रकार के अगर गुण को देखेंगे तो बहुत सारे मान थे, बट अब वर्गीकरण के बाद केवल 2 मान होंगे। या तो ये उपयुक्त है तो हमने कह दिया 1, ये या तो अनुपयुक्त है तो हमने कह दिया 0। तो इस तरीके से जब पुनः वर्गीकरण करते हैं तो इससे क्या होता है, जानबूझकर हमने इसमें से विवरण कम कर दिया, और विवरण कम करने से हम इसके आगे होने वाले विश्लेषण बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से अगर घरेलू आय का वर्गीकरण करना है कि हर घर में कितनी आय आती है, तो उस आय का हम एक शर्त लगा सकते हैं। पहले हमने औसत निकाल लिया, तो हमने कहा जो औसत में आते हैं, औसत से थोड़ा ज़्यादा और कम, उसे हमने औसत में डाल दिया, फिर औसत से कम, फिर कम, उसी तरह औसत से ज़्यादा और अधिक। तो इस तरह से 5 वर्गों में हम इसे बांट सकते हैं। इसी तरह जब हम आयकर देते हैं तो उसमें भी देखेंगे कि 3 वर्गों में लोगों को बांटा गया है। इसी तरह जब हम आप कोई भी सरकार की परियोजनाएं देखिए या कोई भी स्कूल देखिए, कॉलेज देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, अक्सर इसमें वर्गीकरण किया जाता है। और ये वर्गीकरण जानबूझ के क्योंकि हमें एक या एक से अधिक वस्तुओं को एक वर्ग में डालना होता है, तो जानबूझ के हमें इसमें से कुछ विस्तार का हटाना होता है। तो कुछ विवरण हम कम कर देते हैं। विवरण के कम करने के कारण आने वाले विश्लेषण में ये आसान हो जाती है। तो वर्गीकरण को अगर मैं फिर से देखूं तो वर्गीकरण और पुनर्वर्गीकरण में फर्क, तो वर्गीकरण अगर हम किसी ऐसी डेटा का वर्गीकरण कर रहे हैं जो खुद ही किसी वर्गीकरण के परिणाम से बना है, तो हम इसे पुनर्वर्गीकरण कहेंगे। और कई बार हमें पुनर्वर्गीकरण करना पड़ता है क्योंकि अलग अलग प्रक्रिया और अलग अलग आवश्यकताओं के हिसाब, उद्देश्य के हिसाब से वर्गीकरण की जरूरतें अलग अलग होती हैं। कई बार वेक्टर डेटा पे कई बार रास्टर का पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद हम वेक्टर में वर्गीकरण करते हैं, है ना। कई बार कुछ वर्गीकरण का प्रक्रिया ऐसी है जो उपयोगकर्ता नियंत्रित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गीकरण ऐसा नहीं है कि हमने एक शर्त लिख दी और वर्गीकरण हो गया। जो उपयोग करता है, जो इस सॉफ्टवेयर का या फिर जीआईएस का उपयोग कर रहा है, वो खुद ही वर्गीकरण करता है। इसका सिंपल या ये साधा उदाहरण है वर्गीकरण तालिका। तो एक तालिका दे देता है कि हाँ, इतने से इतने के बीच मान आने वालों को इस वर्ग में डालिए, इतने से इतने के बीच मान आने वालों को इस वर्ग में डालिए, है ना। जैसे हम उम्र के हिसाब से, आयु के हिसाब से लोगों को वर्गीकृत करते हैं। 60 से अधिक वाले इस वर्ग में आएंगे, 30 से 60 के बीच इस वर्ग में आएंगे। तो ये वर्गीकरण उपयोगकर्ता के हिसाब से बनाई गई है। और एक होता है स्वचालित वर्गीकरण। इसका मतलब है आप कोई वर्गीकरण तालिका नहीं देते हैं, वो डेटा को देखते हुए खुद ही कुछ ऐसे एल्गोरिदम है जिसको उपयोग करते हुए कंप्यूटर डाटा की जो विवरण है उसके हिसाब से वो चीज़ों को वर्गीकृत करता है। तो इसे हम स्वचालित वर्गीकरण कहते हैं क्योंकि इसमें उपयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं है। ये डाटा के गुणों के आधार पर, गुणों के मान के विस्तार के आधार पर स्वतः ही वर्गीकरण करता है, इसलिए स्वचालित वर्गीकरण कहा जाता है। अंत के 2 जो वर्गीकरण है ये बहुत ही उपयोगी हैं। इसे हम उदाहरण के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है समान अंतराल तकनीक। समान अंतराल तकनीक का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे लोगों की का डेटा उपलब्ध है जिनमें इन सभी की आयु दी हुई है, तो समान अंतराल का मतलब ये हुआ कि अगर लोगों की आयु 0 से 100 के बीच है, तो हमने अगर इसे 5 वर्ग में बांटना है तो हम 0 से 20 1, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। सो हमने अंतराल, बराबर अंतराल बना के इन्हें 4 वर्गों में बांट दिया, है ना। इसी तरह से समझिए कि हमें किसी स्कूल में या कॉलेज में इसी एक कक्षा में अलग अलग उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटना है। तो अगेन हमारे पास 2 विकल्प हैं। या तो हम
उन्हें सीधे सीधे बांट दें या फिर हम अंतराल के हिसाब से बांटें। तो अंतराल हमने ये बना दिया, इस उम्र से इस उम्र के बच्चे इस कक्षा में आएंगे, इस उम्र से इस उम्र के बच्चे इस कक्षा में आएंगे। लेकिन होता क्या है, जब समान अंतराल में कई बार क्या होता है, अगर आपके डेटा में विस्तार बहुत ज़्यादा है और ऐसा है डेटा कि कुछ अंतराल में हो सकता है ज़्यादा लोग आ जाएं और कुछ अंतराल में कम आ जाएं। तो जबकि अगर हम देखें स्कूल का, विद्यालय या महाविद्यालयों का उदाहरण देखें, तो हम चाहेंगे कि अगर हम मान लीजिए हमने स्कूल में अलग अलग हाउस बनाए हैं, तो हम चाहेंगे कि सभी हाउस में लगभग बराबर बच्चे हों। इसी तरह अगर हम खेल में कोई टीम बना रहे हैं तो सभी टीम में लगभग बराबर बच्चे होने चाहिए। तो ऐसा समान अंतराल में ऐसा हो हमेशा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऐसी जरूरत है जिसमें आप सभी वर्गों में समान तरह की आवृत्ति या फिर समान संख्या चाहते हैं, तो इसको उपयोग करने के लिए हम एक तकनीक का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं समान आवृत्ति तकनीक। आवृत्ति का मतलब इंग्लिश में हम इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हम ऐसे क्राइटेरिया बनाएंगे कि अब मान लीजिए आपको क्लास को, एक कक्षा को अलग अलग वर्ग में बांटना है, तो आप बोल सकते हैं कि आ से लेकर ख तक एक और खा से लेकर आगे एक वर्ग, 2 वर्ग बन गया। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है कि आ से खा में ज़्यादा बच्चे आए और खा के बाद वाले बच्चे बहुत कम हो। लेकिन जब समान आवृत्ति बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले आ को चूज करेंगे, हमें क्योंकि 2 बनाना है तो हम ऐसा कोई बीच में अंतराल बनाएंगे जिससे कि दोनों अंतरालों में समान तरह के समान आवृत्ति हो, मतलब संख्या बराबर हो। तो अंतराल यहाँ पे क्या है, अंतराल समान नहीं है। तो एक अंतराल छोटा हो सकता है, एक अंतराल बड़ा हो सकता है, बट आपके डेटा के हिसाब से दोनों अंतराल में आवृत्ति बराबर होगी। तो इसे हम कहते हैं समान आवृत्ति वाले तकनीक। तो इस तकनीक का भी इस्तेमाल हम बहुत बार करते हैं। आप भी जीआईएस डेटा विश्लेषण में कई बार जब आपके पास डेटा है, आपके पास गुण के मान है, जैसे कि पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन में आप अगर आबादी है, आबादी को 3 वर्ग में बांटना चाहते हैं या 4 वर्ग में बांटना चाहते हैं, तो आप समान अंतराल की जगह समान आवृत्ति भी उपयोग कर सकते हैं। समान आवृत्ति के उपयोग करने से आपको ये होगा कि जितनी आपने वर्ग बनाए हैं सभी वर्ग में समान उनका विस्तार होगा। अब ये था अंत इस व्याख्यान का। उम्मीद है आप सभी को व्याख्यान उपयोगी लगा होगा। और अगर आप में जिनको भी कोई जिज्ञासा हो या कोई ऐसे प्रश्न हो जिनका उत्तर आप मुझसे चाहते हैं, तो हम थोड़ी देर का अंतराल लेते हैं। इस अंतराल के बाद, अंतराल के दौरान आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं वापस आने के बाद कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं।